का भी हो। एक मिनट भाई। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बैरोमीटर किस गेम के लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन ए आपको दे रहा है रिवर राफ्टिंग, सर्फिंग, पैराग्लाइडिंग, रॉक क्लाइंबिंग। ये एक चैप्टर है आपका एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेके। इवन आपने अगर सिक्किम का भी अगर जैसे स्पोर्ट्स आपने लिखे होंगे तो उसमें भी आपने देखा होगा यही सब स्पोर्ट्स लिखे हैं। और ये मैक्सिमम स्पोर्ट्स वो हैं जो किसी हिली एरिया में खेले जाते हैं। बैरोमीटर, अगर आपको पता है कि बैरोमीटर क्या होता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए बैरोमीटर यूज़ होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप कब नापेंगे, जब आप हवा में कुछ कर रहे होंगे, ठीक है, इस प्रकार की एक्टिविटी, या आप जब पहाड़ों पे चढ़ रहे होंगे, कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे होंगे। क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हमें पता है कि प्रेशर कम होता जाता है। इवन जब हम किसी हिली रीजन में जाते हैं तो कई लोगों को देखा होगा सांस की भी प्रॉब्लम हो जाती है। उसका रीज़न यही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। वहाँ खाना भी आप पकाने लगोगे तो उसमें भी टाइम लगता है। जितनी देर में आप यहाँ खाना कुक कर सकते हो वहाँ पे इतनी देर में नहीं होता, ठीक है, इट विल टेक मच टाइम। इवन ये सब फैक्ट्स आपने साइंस में 9th-10th में पढ़े भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मापन प्रक्रिया से क्या हासिल होता है। मापन से क्या हासिल होता है, देखो दो चीज़ें हैं, मैंने आपसे डिस्कस की थी, एक टेस्ट है, एक मेजरमेंट है। टेस्ट का मतलब परीक्षण है और मापन का मतलब है मेजरमेंट। जब हम किसी प्रकार का टेस्ट लेते हैं, जैसे मैंने आपका टेस्ट लिया, 20 नंबर का टेस्ट लिया, तो टेस्ट तो कुछ भी हो सकता है। मतलब टेस्ट आपका गूगल शीट भी हो सकती है, टेस्ट आपका सैंपल पेपर भी हो सकता है, टेस्ट आपका फुटबॉल को किक करने का टेस्ट भी हो सकता है। लेकिन मापन क्या होगा, जो रिजल्ट मुझे उसके बदले में मिलेगा। किसी के 20 में से 4 नंबर आए, किसी के 5 आए, किसी के 10 आए, तो जो ये 4, 5, 10 नंबर जो आपके आ रहे हैं यही आपका मापन है। अब ये पूछ रहा है कि मापन से क्या हासिल होता है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन है अंक आंकड़े। तो ये आपका आंसर हो सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव कंकाल मतलब ह्यूमन स्केलेटन किस चीज का बना होता है। मानव कंकाल, इसमें ऑप्शन है अस्थियां, अस्थियां मतलब बोन्स, बी मसल्स, मसल्स मतलब मसल्स, सी मतलब त्वचा, त्वचा मतलब स्किन, और डी मतलब रक्त। तो इसका आंसर आप बताएंगे क्या होता है। मानव कंकाल ह्यूमन स्केलेटन बोन्स का बना हुआ होता है। इवन हमने सारी बोन्स याद भी कर रखी हैं, ठीक है। ब्लड डोपिंग हमने डिस्कस किया था। ब्लड डोपिंग में एक तरीका है जिससे डैश की गणना होती है। ब्लड डोपिंग में किस चीज़ की गणना होती है, वाइट ब्लड सेल्स, हरे सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, या इनमें से कोई नहीं। श्वेत रक्त सेल्स, हरे सेल्स, लाल रक्त सेल्स, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका रेड ब्लड सेल होगा। क्यों हो भाई, ये माइक ऑफ करो, कौन है, एक ये कौन है भाई। तो इसका आंसर होगा आपका रेड ब्लड सेल्स। क्योंकि रेड ब्लड सेल्स का क्या कार्य है देखो, अगर आपको, मुझे या किसी को भी एनर्जी की आवश्यकता है तो एनर्जी किस प्रोसेस से मिलती है, रेस्पिरेशन से मिलती है, सांस लेने से मिलती है। सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा लेकिन ये फैक्ट है। साइंस वाले बच्चे या किसी ने 9th-10th की भी अगर एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी है तो वो उसको पता होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच यू मेक द एनर्जी एंड कंज्यूम द एनर्जी। रेस्पिरेशन से ही एनर्जी मिलती है। एटीपी की फॉर्म में जो वो एनर्जी आपकी बनती है वो किस रिएक्शन से बनती है, आपके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज की फॉर्म में, वो जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिलता है, सांस लेने से। जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो वो क्या होता है, तो आपको एटीपी जनरेट होती है। दूसरी चीज यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, मेनली
आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन कैरी करना, अपने साथ ऑक्सीजन को अटैच करके आप तक पहुंचाता है। तो डोपिंग में क्या होता है कि लोग ऐसे इंजेक्शन लगवाते हैं कि उनके अंदर रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा आ जाएं। रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा आ जाएंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा कैरी करेंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा कैरी करेंगे तो एनर्जी ज़्यादा फॉर्म होगी, और एनर्जी ज़्यादा फॉर्म होगी तो वो थकते नहीं हैं। और ब्लड डोपिंग मैंने बताया था 2 प्रकार से हो सकती है, या तो आप किसी और का ब्लड अपने अंदर चढ़वा लो जिसके अंदर आरबीसी, फ्रेश आरबीसी हो। कई बार लोग ऐसे भी करते हैं कि अपना ब्लड पहले से निकाल के रखते हैं और कंपटीशन से जस्ट कुछ देर पहले उसी ब्लड को दोबारा अपने अंदर चढ़वा लेते हैं। ठीक है, तो ये आरबीसी इसका आंसर होगा। फिर कुछ आपके 3 नंबर के कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में आप बताएंगे। खेलो इंडिया प्रोग्राम कब शुरू हुआ, कितने स्पोर्ट्स इसमें खेले जाते हैं, कैसे बच्चे इसमें सेलेक्ट किए जाते हैं, क्या स्कॉलरशिप मिलती है, ये सब है इसमें। सेकंड, आप ओलंपिक ध्वज पर लिखेंगे, ओलंपिक फ्लैग के बारे में आप लिखेंगे। ओलंपिक फ्लैग वाइट बैकग्राउंड का होता है, 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स होती है जो 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को दर्शाती हैं। इंटरलॉकिंग का मतलब क्या दर्शाती है? इंटरलॉकिंग का मतलब ये आपस में फ्रेटर्निटी, भाईचारा दर्शाती हैं। और वाइट बैकग्राउंड का फ्लैग होता है, ये पहली बार कब फहराया गया, ये कब फहराया जाता है, ये सब आपने इसमें लिखना है। इसके अलावा इसमें जो 5 कॉन्टिनेंट्स हैं आप ये भी लिख देंगे कि भाई इनके ये कलर्स होते हैं, कौन सा कलर किस महाद्वीप को दर्शाता है। फिर आपने अपना मैप में भी देखना है कि भाई ये महाद्वीप कहाँ कहाँ पर है। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीप के बीच में कौन सा महासागर है? क्या उसका नाम प्रशांत है, क्या उसका नाम अटलांटिक है, क्या उसका नाम आर्कटिक है, उसका नाम क्या है? एक बड़ा सा महासागर है एशिया और अफ्रीका के बीच में। एक क्वेश्चन आप बताएं। हाँ, देखो नहीं पता हो तो तुक्का मत मारा करो, ठीक है? मुझे पता है तुमने तुक्का मारा और आंसर गलत है आपका। ये आप सर्च करके बताएंगे मुझे। फिर इसके अलावा एशिया और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ऊपर नीचे हैं दोनों, तो आप उसको कंबाइंड अमेरिका बोल सकते हैं। एशिया और अमेरिका के बीच में कौन सा महासागर बनेगा? बड़ा सा। फिर जो पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया उसमें आप देखेंगे उस महासागर की जो आकृति है वो एस के समान बनेगी, एस के समान। जो दूसरे वाले में जो आंसर है एशिया और अमेरिका के बीच में, उसकी आकृति ट्रायंगल शेप की बनेगी, ट्रायंगल शेप। दोनों के आंसर लिखना। देखो जब आप सभी सब्जेक्ट्स को जोड़ के स्टडी करते हो तो मतलब आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होती है, इंटरेस्ट भी बढ़ता है। अगर एक सब्जेक्ट को स्पेसिफिक पढ़ते, अब इसमें हम कभी साइंस की बात कर रहे हैं, कभी रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, कभी हम हिस्ट्री में चले जाते हैं। मतलब क्या है कि भाई ओलंपिक कब स्टार्ट हुई, एक तरीके से हिस्ट्री है, इतिहास ही है ये। कभी बीच बीच में हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो इसको बोलते हैं। सर बोलिए सुनील। क्या? हेलो, क्या क्या दोबारा बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप मैसेज मैसेज करके लिख सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पैरालंपिक्स खेलों के बारे में लिखना है। पैरालंपिक खेल डिसेबल्ड बच्चों के लिए होते हैं, कब स्टार्ट हुए, कौन करवाता है, किस प्रकार से होते हैं, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योग क्या है, इसके प्रमुख तत्व आप लिखेंगे, योग की डेफिनेशन देंगे। फिर
योग जैसे महर्षि पतंजलि ने स्टार्ट किया था, इसमें आठ इसके अलग अलग तत्व हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो आप इसको, इनके बारे में आप लिखेंगे। साहसिक खेलों से आपका अभिप्राय क्या है? साहसिक खेल वही है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, पैराग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग है, ये सब है। आप 3-4 गेम्स के इनमें नाम, ये क्या है? बरमूडा ओशियन, 2 आंसर एंड 1 आंसर इज अटलांटिक। देखो क्या इनका नाम क्या है, कहाँ गई इन कॉल मैसेज? सुनील यादव, आपका नाम क्या है जिसने आंसर लिखा है? दीपिका। अच्छा देखो भाई, अभी तो सारे बच्चे सुन रहे हो। दुनिया में कितने महासागर हैं, पता है किसी को? तो उसमें बरमूडा, अच्छा तो उसमें बरमूडा आता है क्या? बरमूडा ओशियन क्या महासागर में आता है? आपने लिखा है बरमूड, तो आपने नहीं बरमूडा। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसने जो दीपिका ने लिखा है, एक का आंसर बरमूडा ओशियन, एक का नाम अटलांटिक ओशियन, तो बरमूडा कोई ओशियन है ही नहीं है। अरे मैंने मैंने कहा उन दोनों के बीच में बड़ा महासागर ही है और वो ट्रायंगल शेप में है, तो आपने बोल दिया बरमूडा ट्रायंगल। जी नहीं, आप प्रशांत महासागर की भी अगर आप आकृति देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो भी ट्रायंगल शेप में है। बरमूडा ट्रायंगल कुछ नहीं है, बरमूडा ट्रायंगल तो बरमूडा के पास में समुद्र का छोटा सा पार्ट है, और वो एक ट्रायंगल शेप का एक छोटा सा एरिया है जहाँ पर कुछ नहीं है, बस मैग्नेटिक ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो अपने अंदर जहाज़ों को खींच लेता है। ये कोई महासागर नहीं है, ये तो एक जगह का नाम है सागर के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पर सिर्फ 4 ही महासागर होते हैं। ये तो गाने वाली ने पता नहीं क्या बोल दिया, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो एक ने जवाब भी दे दिया 7 समुंदर है। ऐसा नहीं है, 7 नहीं होते हैं समुंदर, बड़े समुंदर कह रहा हूँ, महासागर। तो महासागर है, प्रशांत महासागर याद रखेंगे, अटलांटिक याद रखेंगे, एक इंडियन ओशियन याद रखेंगे, हिंद महासागर इंडिया के नाम पर ही इंडियन ओशियन, और फोर्थ वाला है आर्कटिक, आर्कटिक ओशियन। ठीक है, पांचवा कोई ओशियन नहीं है अभी तक, अपने आप किसी ने नाम, अभी क्या है, जैसे छोटे लेवल का एग्जाम देते हैं तो 5 समुंदर भी लिख सकते हैं, सदर्न ओशियन बोलते हैं उसको, दक्षिणी महासागर, लेकिन एक्चुअली जोग्राफर्स ने अभी उसको कोई मान्यता नहीं दी है। तो 5 आंसर हो सकता है, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी आपसे कोई बात करे तो आप उसको बोलना जी 4 ही महासागर हैं, 5 नहीं है। ठीक है, तो 5वें ओशन की अभी तक कोई उसको क्या बोलते हैं, मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। वैसे गिनने में 5 आ जाते हैं, लेकिन 7 बताऊं कैसे बनेंगे? 7 समुंदर कैसे बनेंगे? पैसिफिक को अगर आप प्रशांत को ध्यान से देखोगे तो उसको बीच में से काटो तो ऊपर मिलेगा नॉर्थ पैसिफिक, नीचे मिलेगा साउथ पैसिफिक। ऐसे ही अटलांटिक को अगर बीच में से काटोगे तो ऊपर मिलेगा नॉर्थ अटलांटिक, नीचे मिलेगा साउथ अटलांटिक। तो 2 पैसिफिक के हो गए, 2 अटलांटिक के हो गए, 4, पांचवा हिंद महासागर हो गया, छठा आपका ये क्या बोलते हैं, दक्षिणी महासागर हो गया, इसके भी 2 हिस्से कर दिए, तो इस तरीके से 7 समुद्र बनते हैं। नहीं, एक्चुअल में कोई 7 समुद्र नहीं है। दूसरी चीज़, एक बात और आप ध्यान रखो, देखो या तो आपको जिसने भी पढ़ाया है उसको समझाने में कोई चूक हुई है, या आपको समझने में भी कोई चूक हुई है। समुद्र और महासागर 2 अलग अलग चीज़ें हैं भाई, एक नहीं है। महासागर का ही छोटा सा पार्ट जब धरती से टकराता है, जहाँ पर वो कॉन्टिनेंट को टच करता है, उसको समुद्र बोलते हैं। ठीक है, तो समुद्र तो बहुत सारे हैं, महासागर सिर्फ 4 ही 5 ही हैं। जैसे आप हिंद महासागर देखोगे, जब वो अंडमान एंड निकोबार के पास, उसका नाम लिखा हुआ है अंडमान सी,
ठीक है, बंगाल के पास उसका नाम लिखा हुआ है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। मतलब आप अपने लेफ्ट में देखेंगे तो उसका नाम लिखा हुआ अरब सी, अरेबियन सागर, लेकिन एक्चुअली अरब सी, अंडमान सी, बे ऑफ बंगाल है तो सभी इंडियन ओशन के ही पार्ट। ठीक है, तो समुद्र अलग है, महासागर अलग है। महासागर का वह पार्ट जो जमीन से टच होगा उसको समुद्र का नाम दिया जाता है, सागर, समुद्र का, सी का। क्लियर? अरे बताओ। फिर आपका ये साहसिक खेलों के बारे में आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मसल्स की बनावट को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। मसल्स की, देखो मसल्स मैंने आपको बताई थी 3 प्रकार की होती हैं, इनवॉलेंट्री अनैच्छिक मसल, वॉलेंट्री मसल ऐच्छिक मसल, और कार्डियक मसल। आपको इनका डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे पार्ट से डिलीट हो गया। बस आप इतना लिखेंगे कि मसल 3 प्रकार की होती हैं, ये इनके नाम हैं, बस इतना जो मैंने आपको बताया है। मसल्स के अगर सही डायग्राम देखने हैं तो 9th-10th की अगर एनसीईआरटी थोड़ी सी याद करोगे तो उसमें मसल्स के डायग्राम भी थे। चलो कोई बात नहीं। वृद्धि और विकास के बीच 3 अंतर आप बताएंगे। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच, ग्रोथ और डेवलपमेंट हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। देखो, अगर काउंटिंग बढ़ती है तो ग्रोथ होता है, मतलब क्वांटिटी बढ़ेगी तो ग्रोथ है, लेकिन क्वालिटी बढ़ेगी तभी डेवलपमेंट कहा जाता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे के भी कहा था, अगर हमारी जीडीपी मानो क्या बोलते हैं 100 करोड़ से अगर 200 करोड़ हो जाती है, ये तो ग्रोथ है, हमें पता है इकोनॉमी की टर्म्स में। लेकिन जो हमारे 100 करोड़ रुपए बढ़े, अगर वो हर आदमी तक पहुंचे तो डेवलपमेंट हुआ। लेकिन जो 100 करोड़ रुपए बढ़े, पता लगा वो सिर्फ टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, कुछ नेता इन्हीं के, तो डेवलपमेंट सिर्फ इनका हुआ, पूरे लोगों का तो नहीं हुआ। तो ये सिर्फ ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो आप बोलेंगे कि ग्रोथ, क्वांटिटी का बढ़ना ग्रोथ है, लेकिन क्वालिटी का बढ़ना डेवलपमेंट है। ग्रोथ एक समय तक ही बढ़ती है, लेकिन डेवलपमेंट हर दिन बढ़ती है। मैं और आप अपने टर्म्स में बात करेंगे, हमारी ग्रोथ क्या हुई, पहले हम छोटे थे, फिर हमारी हाथों का साइज बढ़ा, पैरों का साइज बढ़ा, लेकिन 18-19 साल तक आते आते हमने देखा कि अब ग्रोथ रुक गई है, अब नहीं बढ़ेगी। लेकिन डेवलपमेंट आपका हर दिन बढ़ रहा है। जब आप 5 साल के थे तो आपने कलर्स पहचानना शुरू किया, जब आप और बड़े हुए तो आपको काउंटिंग आ गई, जब आप और बड़े हुए तो आपने टेबल सीख लिए, और बड़े हुए तो आपने कुछ नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया। ठीक है, तो हर दिन आपकी डेवलपमेंट हो रही है, तो ये डिफरेंस आप इसमें लिख सकते हैं। और कुछ सिंपल सिंपल 2-3 क्वेश्चन और हैं नीचे, वो आप लिख सकते हैं, उनको डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं डिस्कस कर भी नहीं रहा हूँ। रक्त संचार प्रणाली, सर्कुलेटरी सिस्टम आप लिखेंगे इसमें। सर्कुलेटरी सिस्टम आप कोशिश करो कि आप 10th की एनसीईआरटी से लिखो, क्योंकि जो 10th की साइंस की एनसीईआरटी है उसमें आपका रक्त संचार प्रणाली मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम, ये सब बहुत बढ़िया दिया हुआ है। तो मैं इवन आज तक भी बायोलॉजी के लिए मैं 10th की एनसीईआरटी फॉलो करता हूँ, तो क्योंकि उसमें अच्छा दिया गया, जहाँ जो मैटर सिंपल सिंपल लैंग्वेज में मिले ना उसको फॉलो करो। ठीक है भाई। नीरज, आपने ये क्लास रिकॉर्ड करी है क्या? लेकिन 2 अलग अलग पार्ट्स में हो गई होगी, 2 या 3 पार्ट्स में कंटिन्यू है। ठीक, चलो कोई नहीं, वो देख लेना और इसको डाल देना अपने ग्रुप में, मेरे को भी भेज देना। भाई आपको मैं अभी इसका पीडीएफ बना के दे रहा हूँ, ये सभी आंसर्स आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और जिसके पास हिंदी मीडियम की फाइल अगर किसी ने खरीदी है तो शेयर कर दो, इंग्लिश मीडियम की तो खरीदी है नीरज ने, किसी ने अगर क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल्स लिख लिए हैं तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं। ठीक है भाई, क्लास ऑफ करें? नॉर्मल फाइल ले ली ना, तो काजल क्या बोलते हैं, अभी जैसे ही कोई बच्चा काम पूरा कर लेगा तो ग्रुप में डाल दिया जाएगा, तो आप उसमें से देख के लिख लेना, ठीक है?
कोई बात नहीं, देखो 11th में कोई इतनी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, जिसने जैसी फाइल ले ली ठीक है। लेकिन 12th में आप लोग कोशिश करना कि जो ओरिजिनल फाइल होती है वही लो, क्योंकि 12th की मार्किंग बाहर जानी होती है, सारी चीज़ें आपके नंबर डिसाइड होते हैं, आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा वो सब यहाँ से डिसाइड हो जाता है, आपके मार्क्स ही आपका कॉलेज डिसाइड करते हैं। तो 12th में कोशिश करना कि सारे बच्चे ओरिजिनल फाइल बनाना, अच्छी फाइल बनाना, ताकि मैं भी, अगर मैं रहा यहाँ पे स्कूल में, तो कम से कम मैं भी आपके 30 आउट ऑफ 30 दे सकूं। ठीक है ना? चलिए भाई, ओके, बाय सभी को, बेस्ट ऑफ लक। बाय।